हेलो बच्चों, आज हम सॉलिड स्टेट का सेकंड लेक्चर लेने वाले हैं। सेकंड लेक्चर्स में जहां पर हम लोग छोड़ कर गए थे इसके प्रीवियस लेक्चर में, उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, हम लोग चल रहे थे क्रिस्टलाइन या क्रिस्टलों के प्रकार पे। तो क्रिस्टलों के प्रकार में हमें पता है कि ये 4 टाइप्स के होते हैं, जिसमें से पहला हमारा है आयनिक क्रिस्टल्स, दूसरा है सहसंयोजक क्रिस्टल, और 2 हमारे जो बचे हुए थे वो हम लोग आज के लेक्चर में देखेंगे। तो हमने आयनिक क्रिस्टल के बारे में पढ़ा था कि आयनिक क्रिस्टल में हमारे जो भी पार्टिसिपेट करेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, जो भी अवयव पार्टिसिपेट करेंगे वो हमारे आयंस होंगे। जैसे हमने एग्जांपल लिया था बच्चों NaCl, ठीक है। NaCl में सोडियम प्लस और Cl माइनस होता है। उसी तरीके से हमारा जो सेकेंड टाइप्स है वो हमारा है सहसंयोजी क्रिस्टल। इसमें हमने बताया था कि जब एटम्स और एटम्स के अवयव जब आपस में जुड़ेंगे तो इनके बीच में इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर होगा, और इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर किस तरीके से होगा, वो एक दूसरे से शेयर करेंगे इलेक्ट्रॉन, तो उनसे जो बॉन्ड बनेगा एटम के बीच में वो हमारा सहसंयोजी क्रिस्टल कहलाएगा। ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू बी टॉक अबाउट द थर्ड पॉइंट। हमारा बच्चों यहाँ पे हमारा जो थर्ड पॉइंट है वो है हमारा आणविक क्रिस्टल, जिसको हम लोग बोलते हैं मॉलिक्यूलर क्रिस्टल। ठीक है। तो जो मॉलिक्यूलर हमारा क्रिस्टल है उसमें मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स में जो पार्टिसिपेट करेंगे हमारे क्रिस्टल बनाने में, वो सभी के सभी मॉलिक्यूल्स होंगे। मॉलिक्यूल्स आपको पता है कि जब एटम्स दो या दो से अधिक एटम जब पास में मिलते हैं तो फॉर्मेशन होता है मॉलिक्यूल्स का। ठीक है। तो जालक बिंदुओं में अणु स्थित रहते हैं। कौन से क्रिस्टलों में? एकक हमने बताया था आपको कि वही जो यूनिट सेल होता है। मैंने बताया था कि अगर कोई रूम है, उस रूम में अगर ढेर सारे माचिस के डिब्बे रख दिए जाए तो एक माचिस का डिब्बा निकालेंगे तो उसी को हम लोग यूनिट सेल या उसी को बोलेंगे बच्चों एकक जालक बिंदु। ठीक है। तो उसमें जहां जहां पे हमारे जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे वो मॉलिक्यूल के फॉर्म में होंगे या अणु के फॉर्म में होंगे। ठीक है। तो उसे हम लोग बोलेंगे आणविक क्रिस्टल, मॉलिक्यूलर क्रिस्टल। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है ठोस उत्कृष्ट नोबल गैस। नोबल गैस आपको पता है पीरियोडिक टेबल में लास्ट ग्रुप 18th ग्रुप में जितने भी एलिमेंट हैं वो सब नोबल गैस में रखे गए हैं। तो यहाँ पे क्या है, क्योंकि ये वांडरवाल्स और द्विध्रुव बलों के कारण बंधे रहते हैं, और वांडरवाल्स कहाँ पे होते हैं? गैसियस मॉलिक्यूल्स या तो हैवियर एलिमेंट्स के बीच में। तो वांडरवाल्स बल अधिशात्मक यानी नॉन डायरेक्शनल होते हैं, इसलिए क्रिस्टल की संरचना का निर्धारण केवल ज्यामितीय दृष्टियों से होता है। अब हम बात करते हैं बच्चों जो हमारा फोर्थ वाला पॉइंट है वो हमारा है धात्विक क्रिस्टल, जिसको हम लोग बोलते हैं मेटेलिक क्रिस्टल्स। इसमें जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे वो हमारे मेटल्स होंगे, और मेटल का अरेंजमेंट इस तरीके से हम लोग करेंगे, इस तरीके से व्यवस्थित करेंगे कि हमारा एक नया क्रिस्टल का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो बच्चों इसमें कौन से होंगे? इनका निर्माण वैद्युत धनी तत्वों, वैद्युत धनी हमारे कौन से हैं? मेटल्स हैं, धातु हैं। आप सबको पता है कि धातु में से जब इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है, जब चला जाता है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। ठीक है। तो ऐसे मेटल जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होते हैं, धनायन होते हैं, ये परमाणु धात्विक बंधों द्वारा बंधे होते हैं, जिसे निम्न प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है। तो क्या है वो? वह बल जो एक धातु आयन बहुत से इलेक्ट्रॉनों को उनके प्रभाव क्षेत्रों में बांधे रखता है, उसे धात्विक बंध कहलाता है। मतलब अगर हम लोग ढेर सारे मेटल्स को रख कर एक अरेंजमेंट सुनिश्चित कर लें तो उनका जो एक क्रिस्टल बनकर तैयार होगा, एक जाल बनकर तैयार होगा, उसे बच्चों हम लोग बोलेंगे क्या चीज? धात्विक क्रिस्टल या मेटेलिक क्रिस्टल। तो इस तरीके से हम लोगों ने 4 प्रकार के पढ़ लिए क्रिस्टल्स। पहला हमारा जो क्रिस्टल था बच्चों वो हमारा था आयनिक क्रिस्टल, दूसरा जो क्रिस्टल था वो हमारा था आणविक क्रिस्टल, तीसरा है हमारा धात्विक क्रिस्टल, और हमारा जो चौथा है वह हमारा था बच्चों कौन सा वाला? वह जो सहसंयोजक था, एटम एटम के बीच में था। तो पहला हमारा आयनिक था, दूसरा सहसंयोजक क्रिस्टल था, तीसरा हमारा था आणविक क्रिस्टल, और ये चौथा है धात्विक क्रिस्टल। ठीक है। आई थिंक आप लोगों को ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी बच्चों। अब हम लोग देखते हैं विभिन्न प्रकार के क्रिस्टलों के, विभिन्न प्रकार के ये जो क्रिस्टल्स हैं बच्चों,
विभिन्न प्रकार के क्रिस्टलों के महत्वपूर्ण लक्षण। अभी अभी आप जो आपने पढ़ा है चारों प्रकार के क्रिस्टल्स, उसे हम लोग एक फ्लो चार्ट में देखते हैं। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है बच्चों क्योंकि ये अगर चार्ट आपको प्रिपेयर्ड हो जाता है तो ये जो चार्ट हमारे बने हुए हैं ये एक साथ सभी की आपस में विशेषताओं को बतलाता है बच्चों। तो इसमें सबसे पहले हम सीरियल नंबर में है कौन कौन सी वो प्रॉपर्टी है वो हम देखेंगे। तो बच्चों इसमें लक्षण कौन कौन से हैं, और आयनिक क्रिस्टल हमारे पास है, सहसंयोजी क्रिस्टल है, आणविक क्रिस्टल है और ये धात्विक क्रिस्टल है। तो कुल मिला जुलाकर कहने का मतलब कि हमारे क्रिस्टल चार प्रकार के होते हैं। पहला है आयनिक, दूसरा है सहसंयोजक, तीसरा है आणविक, चौथा है धात्विक क्रिस्टल। अभी अभी हमने डिस्कस किया है चारों प्रकार को, अब उसको हम लोग एक फ्लो चार्ट पे देख लेते हैं। तो पहला क्या है बच्चों, तो पहला हमारा लक्षण है इकाइयों जो जालक बिंदु ग्रहण करती हैं। वो मतलब ऐसी इकाई जो जालक बिंदु ग्रहण करती है वो हमारे कौन कौन से हो सकते हैं पार्टिकल, धनायन और ऋणायन हो सकते हैं। ठीक है, किसमें, आयनिक क्रिस्टल्स में। जैसे आप पढ़े होते हैं Na Cl, तो Na+ और Cl-, ये हमारे आयनिक क्रिस्टल में आ गए। दूसरा सहसंयोजक क्रिस्टल्स, इसमें बच्चे क्या होता है कि परमाणु जब आपस में जुड़ते हैं तो एक क्रिस्टल या जाल का निर्माण होता है। तो उसमें जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट अवयव या कॉन्स्टिट्यूएंट जो पार्टिकल्स होते हैं वो हमारे किस फॉर्म में रहते हैं, परमाणु के फॉर्म में रहते हैं। इसमें जो एटम होते हैं वो परमाणु के फॉर्म में होते हैं, एटम के फॉर्म में होते हैं, और इनका अरेंजमेंट इसी तरीके से होता है और ये जाल लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं। उसके बाद बच्चों आणविक क्रिस्टल, आणविक क्रिस्टल में जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो अणु होते हैं। और अणु क्या होता है, जब ढेर सारे पार्टिकल्स यानी ढेर सारे एटम्स या परमाणु जब आपस में मिलते हैं तो उसे हम लोग अणु बोलते हैं। कम से कम 2 परमाणु होने चाहिए जिनके मिलने से अणु का निर्माण होता है। तो अणु होते हैं। धात्विक क्रिस्टल्स में इलेक्ट्रॉन्स के सागर या पोखर में धनायन, मतलब क्या होता है कि जो हमारे मेटल जब आपस में जुड़ते हैं तो उनके बीच में खाली जगह बची रहती है, क्योंकि पॉजिटिव जब पास में आते हैं तो उनके बीच में थोड़ा सा रिपल्शन होता है। बट उनके बीच में जो कोटर, जो खाली जगह बचे होते हैं, उसी में कहीं ना कहीं जाकर इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाइड करते हैं। तो बच्चों यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ढेर सारे इधर उधर भटकते रहते हैं। कहाँ पे, जब मेटल्स का क्रिस्टल या जाल बनता है। तो ये हमारा पहला लक्षण था कि हाँ, इकाइयां जालक बिंदु ग्रहण करती हैं। वो इकाइयां, वो अवयव जो जालक बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उत्तरदायी होता है। दूसरा है बच्चों बंधक बल। बंधक बल आयनिक क्रिस्टल में कैसा होता है, आयनों के बीच वैद्युत स्थितिकीय आकर्षण होता है। ठीक है, आयनों के बीच बच्चों आयनों के बीच वैद्युत स्थितिकीय आकर्षण, मतलब यहाँ पे आयंस जब पास में आएंगे, कौन से आयंस आएंगे बच्चों, पॉजिटिव और निगेटिव, प्लस एंड माइनस, धनायन और ऋणायन। ठीक है, कैटायन और एनायन। तो ये जब पास में आएंगे तो उनके बीच में वैद्युत स्थितिकीय यानी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। यारे बच्चों अगर सहसंयोजक क्रिस्टल है तो उसमें क्या होगा, सहभाजित इलेक्ट्रॉन, मतलब जब शेयरिंग करेंगे, शेयरिंग करने के बाद जो इलेक्ट्रॉन का साझेदारी होता है बच्चों, तो वहां पे हम देखेंगे कि यहाँ पे सहभाजित इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, तो थर्ड वाला क्या है बच्चों, वांडरवाल या द्विध्रुव डाइपोल। तो ये वांडरवाल क्या होता है, वांडरवाल वहां पे लगते हैं जहां पे अणु होते हैं, ढेर सारे मॉलिक्यूल्स पास में रहते हैं, तो उनके बीच में जो फोर्स होता है ये वीक फोर्स होता है, बहुत ही कमजोर होता है, फोर्स बल होता है, वो वांडरवाल फोर्स होता है। चौथा क्या है बच्चों, धात्विक क्रिस्टल। इसमें क्या होता है कि धनायन तथा ऋणावेशित इलेक्ट्रॉनों के बीच, मतलब बच्चों क्या है कि जब हम धनायन पास में रखेंगे मेटल्स को, तो उनके इलेक्ट्रॉन कहाँ पे रह सकते हैं, जो खाली जगह बचा रहेगा वहां से उनके एटम्स में से जब इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो कहाँ पे वो जाकर एडजस्ट होंगे, जो उनके बीच में खाली जगह बचा रहता है। जैसे अगर हम आपसे बोलें कि हमारे क्या है बच्चों, ये हमारे मेटल्स हैं, ये हमारे मेटल्स का अरेंजमेंट है या जाल है, तो यहाँ पे जो जगह बचे रहते हैं इसी जगह में आकर वह ऑक्युपाई करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं यहीं पे ऑक्युपाई करते हैं, तो इनके धनायन तथा ऋणावेशित इलेक्ट्रॉनों के बीच में ये क्या लगते हैं, बोलिए, बंधक बल लगता है। अगला है कठोरपन। तो ये कठोर होते हैं, आयन से, ये कठोर नहीं बहुत कठोर होते हैं बच्चों, इसलिए क्योंकि आयन से मिलकर बने होते हैं। आपको पता है कि सभी तरीके के बंधों में, सभी तरीके के बांड में सबसे स्ट्रॉन्ग बांड जो होता है वो हमारा होता है आयनिक बांड। आयनिक बांड किससे मिलकर बना होता है, आयन से। आयन 2 प्रकार के होते हैं, कैटायन और एनायन।
प्लस एंड माइनस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, धनायन एंड ऋणायन, सारा बात एक ही है। और अपोजिट चार्जेज के बीच में हमेशा एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बच्चों, उसे हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और यह बहुत ही स्ट्रांग होता है, तो उसे वह बहुत क्या होता है, जब ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स यानी नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज से मिलकर बने होंगे तो ये कठोर होंगे, इन्हें अलग करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी। सहसंयोजक अति कठोर, ग्रेफाइट मृदु होता है, ये भी कठोर होते हैं सहसंयोजक, क्योंकि ये साझेदारी के कारण बने रहते हैं। और ये इनका जो ग्रेफाइट वाला एग्जाम्पल है वह मृदु होता है, अलग से इन्हें पढ़ना है, जानना है। आणविक जो होते हैं, अणु होते हैं, वह मृदु होते हैं, मुलायम मध्य होते हैं। और ये धात्विक जो होते हैं, कठोर या मृदु दोनों हो सकते हैं। मेटल्स हैं, धातु की पहचान ही होती है कठोर। भंगुरता, भंगुरता की बात करें तो ये क्या होते हैं, भंगुर होते हैं, और ये माध्यमिक होते हैं, और ये न्यून बहुत कम होते हैं, और ये भी बहुत कम होते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे बच्चों गलनांक की, तो इनका जो गलनांक होता है बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से मिलकर बने होते हैं, इसीलिए इनको गलाने के लिए बहुत ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है। तो इनका गलनांक उच्च होता है, अति उच्च होता है बच्चों, न्यून होता है, और ये मंद से उच्च तक हो सकता है। उसके बाद चालकता की बात करते हैं, तो चालकता क्या होता है, जब चालकता में क्या होता है बच्चों, तो जो हमारा आयनिक क्रिस्टल है, क्रिस्टल अपूर्णता के कारण अर्धचालक संगलित अवस्था में पाया जाता है। और ये क्या होते हैं, कुचालक होता है, ग्रेफाइट सुचालक होता है। ठीक है, ये सभी के सभी क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। आप लोग मेटल्स की पहचान जाते हैं कि इलेक्ट्रॉन के गुड कंडक्टर माने जाते हैं बच्चों। गुड कंडक्टर आप लोग को पता है कि इलेक्ट्रॉन आसानी से हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का ट्रांसफर करते हैं, जबकि ग्रेफाइट एक ऐसा एग्जाम्पल है, ठीक है, जहां पे यहाँ पे तो सहसंयोजक क्रिस्टल कहाँ बनता है, नॉन मेटल्स के बीच में। नॉन मेटल्स के बीच में जब बॉन्ड हम लोग देखते हैं यहाँ पे, ये सभी के सभी क्या होते हैं, कुचालक होते हैं, जबकि ग्रेफाइट क्या होता है, सुचालक होते हैं, क्योंकि इनके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बच्चों, ये लेयर्ड लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं और उसमें ये फ्रीली मूवेबल करते हैं। ठीक है, और ये क्या होते हैं, ये भी कुचालक होते हैं, और ये मेटल्स हैं इसलिए सुचालक होते हैं। अगला हम बात करेंगे बच्चों ध्रुवीय विलायकों में विलन, मतलब अगर ये ध्रुवीय विलायकों ऐसे सॉल्वेंट जो पोलर सॉल्वेंट है, तो उसमें ये क्या होंगे, कौन घुलेगा, तो ये तो बहुत अच्छे से घुलेंगे। क्यों, क्योंकि बच्चों ये जो ध्रुवी कहा गया है वह पोलर मॉलिक्यूल, पोलर मतलब क्या होता है, पोलरिटी वहीं पे आती है जहां पे चार्ज डिफरेंस होता है, प्लस और माइनस का के फॉर्म में रहते हैं। तो आप सबको मैं बता देना चाहता हूं कि जो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं वह लाइक डिजॉल्व लाइक को फॉलो करते हैं। ये क्या है, लाइक डिजॉल्व लाइक, पोलर पोलर के साथ घुलना चाहता है और नॉन पोलर के साथ घुलना चाहता है। तो बच्चों जो पोलर है वो हमेशा चाहेगा कि अपने अंदर, पोलरिटी कैसे आती है, जब अपोजिट चार्जेज आते हैं। तो अपोजिट चार्जेस कौन है, ये आयनिक क्रिस्टल्स वाले सभी के सभी अपोजिट चार्जेस वाले हैं, क्योंकि ये आयन से मिलकर बने होते हैं बच्चों। तो आयनिक बॉन्ड जो होते हैं वो प्लस और माइनस से मिलकर बने होते हैं, तो आसानी से ये क्या होते हैं, इसमें विलेय होते हैं। तो इनमें विलेयता पाई जाती है, इसमें अविलेय होते हैं। क्यों, क्योंकि ये सहसंयोजक बांध से मिलकर बने होते हैं, इसमें आयंस नहीं होते हैं। जबकि यहाँ पर बात करेंगे तो विलेय एवं अविलेय दोनों पाए जाते हैं आणविक में, और यहाँ पे बात करेंगे तो ये अविलेय होते हैं मेटल्स। उसके बाद बात करेंगे बच्चों ये वाष्पन ऊष्मा, वाष्पन ऊष्मा की बात करेंगे तो इसमें जैसे एग्जांपल है सोडियम क्लोराइड, कुछ एग्जांपल ले लिए हैं। सोडियम क्लोराइड बच्चों 170.75 है, और इनका ग्रेफाइट का बहुत ज्यादा होता है वाष्पन ऊष्मा, और 718 है। और अमोनिया यहाँ की चूंकि आणविक क्रिस्टल है तो अमोनिया एक अणु है आणविक के फॉर्म में, इनका 23.55 होता है। कॉपर है 304 होता है, और इसलिए इनका ज्यादा होता है इनके कंपेयर में, क्योंकि वो मेटल्स हैं, धातु हैं। अगला है बच्चों संगलन ऊष्मा, संगलन ऊष्मा सोडियम क्लोराइड का 28.45 होता है, और इनका अनडिफाइंड है, और इनका अमोनिया का होता है 5.65 बहुत कम, कॉपर का होता है 13.016। उसके बाद एग्जाम्पल की बात करेंगे बच्चों तो एग्जाम्पल बहुत सारे हैं। सोडियम क्लोराइड है, आयनिक क्रिस्टल है, आयंस हैं, ये आयनिक कंपाउंड बनाते हैं सोडियम क्लोराइड। KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट, सीजियम क्लोराइड CaCl, और सोडियम सल्फेट Na2SO4, और जिंक सल्फाइड, ये सभी के सभी आयंस के फॉर्म में पाए जाते हैं, फार्मूला के फॉर्म में पाए जाते हैं। दैट्स वाई इसे हम लोग बच्चों बोलते हैं आयनिक क्रिस्टल। उसके बाद सहसंयोजक क्रिस्टल की बात करेंगे बच्चों, तो सहसंयोजक क्रिस्टल हीरा हो गया, ग्रेफाइट हो गया, क्वार्ट्ज हो गया, SiO2 SiC।
आणविक क्रिस्टल की बात करेंगे तो आणविक क्रिस्टल में बच्चों आ गया वाटर, आ गया कार्बन डाइऑक्साइड, आ गया सल्फर, शर्करा, आयोडीन और उत्कृष्ट गैसें। जबकि अगर हम लोग बात करते हैं बच्चों मेटल्स की, तो मेटल्स के लिए आपका आ गया सोडियम मेटल हो गया, कॉपर मेटल हो गया, ठीक है, सिल्वर हो गया, आयरन हो गया, ठीक है, लेड हो गया, मिश्र धातु हो गया। मिश्र धातु का मतलब ऐसे धातु जो कई धातुओं के मिश्रण से बने हुए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग ने बहुत ही आसानी तरीके से इन चारों प्रॉपर्टियों को एक साथ देख लिया। बच्चों अगर ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, बोर्ड्स एग्जाम में आते हैं, तो 4 नंबर के या 3 नंबर के पूछे जा सकते हैं कि आपको लिखने हैं कि कितने टाइप्स के क्रिस्टल सिस्टम होते हैं। क्योंकि हमने लास्ट लेक्चर में बता दिया था कि जो हमारे क्रिस्टल सिस्टम है उन्हीं को आगे पढ़ने हैं, क्योंकि वही हमारे ट्रू सॉलिड बनाते हैं। तो हम लोग ने 4 तरीके के क्रिस्टल पढ़ा। पहला पढ़ा बच्चों आयनिक क्रिस्टल, दूसरा पढ़ा हमने सहसंयोजक क्रिस्टल, तीसरा पढ़ा हमने आणविक क्रिस्टल और चौथा हमने पढ़ा है बच्चों मेटेलिक क्रिस्टल या धात्विक क्रिस्टल, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये बहुत ही अच्छे समझ में आ गया होगा बच्चों। अब हम बात करते हैं क्रिस्टलीय जालक या आकाशीय जालक, त्रिविम जालक। अभी तक हम लोग जो भी बातें कर रहे थे बच्चों, वो सभी के सभी बातें क्रिस्टलीय की ही कर रहे थे। तो ये क्रिस्टलीय जालक, आकाशीय जालक, त्रिविम जालक, या पहले भी मैंने बता चुका है कि 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में, 3 डायमेंशनल स्पेस में जो भी स्ट्रक्चर हम लोग ड्रॉ करते हैं, जिसमें हम लोग देखते हैं उसके एंगल क्या है, जिसमें हम लोग देखते हैं उनके साइड क्या है, भुजाएं क्या हैं, तो उनके बारे में जो हम लोग स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं, वो सभी के सभी क्रिस्टल जालक बनाते हैं या आकाशीय जालक बनाते हैं। क्योंकि आकाश का नाम करते हैं तो उसमें क्या होता है, कई सारे डायरेक्शन में, मल्टी डायरेक्शन में जा सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे 3D डायमेंशनल या स्पेस की बात करते हैं। तो क्या है बच्चों, यहाँ पे हम लोग लैटिस स्पेस भी इसको बोलते हैं, और देखिए लैटिस या 3D या लैटिस बोलते हैं, ठीक है। तो त्रिविम जालक जालक बिंदुओं की एक जमावट होती है जिसमें त्रिआयामी यानी 3D आकाशों में विभिन्न स्थलों पर स्थित कणों की व्यवस्था को प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। जैसे अगर मैं बोलूं बच्चों, ये हमारा क्या है, ये हमारा एटम है। हालांकि मैंने 2 डायमेंशन में दिखाया हुआ है बच्चों, तो यहाँ पे 2 तरीके का अरेंजमेंट दिखाई दे होंगे। अगर ये वाई एक्सिस है, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा एक्स एक्सिस है, तो 2 तरीके के लेयर दिखाई दे रही है। एक हम आगे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं बच्चों, तो हमारा ये पहला लेयर बना रहा है और ये हमारा सेकेंड लेयर वाई एक्सिस पे। तो एक तरफ एक्स एक्सिस पे बढ़ रहा है बच्चों और एक तरफ वाई एक्सिस पे बढ़ रहा है। तो एक्स और वाई एक्सिस पे ये जो बिंदु बना रहे हैं उनके सेंटर पे, वो सेंटर को हम लोग जालक बिंदु बोलेंगे, और ये हमारा जो पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर बन रहा है ये हमारा जालक कहलाएगा बच्चों। तो इसी को हम लोग बोल रहे हैं जालक या त्रिविम जालक, ठीक है। अब यह रेखाओं का उपयोग केवल ज्यामिति को समझाने के लिए किया जाता है। एक एकक सेल में कणों की सही स्थिति एक्स किरण विवर्तन या डिफ्रैक्शन के द्वारा प्राप्त की जा सकती है। सममित के आधार पर क्रिस्टलों को 7 समुदायों में बांटा गया है। इनके 14 वर्ग समूह बना सकते हैं बच्चों, जिन्हें पुनः 7 क्रिस्टलीय समुदाय में रख सकते हैं। मतलब 7 क्रिस्टल सिस्टम में हम इनके स्ट्रक्चर्स को देख सकते हैं। किस बेसिस पे देखेंगे, किस आधार पे देखेंगे कि उनका एंगल किस तरीके से है बच्चों, और किस तरीके से उनकी भुजाएं आपस में बराबर हैं या नहीं है, ठीक है। तो नाउ वी आर गोइंग टू बी टॉक अबाउट द 7 क्रिस्टल सिस्टम बच्चों, 7 क्रिस्टल सिस्टम, 7 क्रिस्टल सिस्टम की हम लोग बात करेंगे, ठीक है। चलिए बच्चों, ये जो मैं आप लोगों को 7 क्रिस्टल सिस्टम बताने जा रहा हूँ, उसके पहले कुछ हम लोग बहुत छोटी छोटी बातें करेंगे, बहुत काम की चीज़ है। आज हम लोग वो ट्रिक सीखेंगे जिस ट्रिक की मदद से आप लोग 7 क्रिस्टल सिस्टम को एक ट्रिक के मदद से सारे के सारे वो डायग्राम को समझ सकते हो, सारे के सारे वो एट द लेंथ को समझ सकते हो, और सारे सारे एंगल को समझ सकते हो। वो क्या है ट्रिक बच्चों, जरा देखेंगे हम लोग।
सेवन क्रिस्टल सिस्टम, ठीक है। तो सेवन क्रिस्टल सिस्टम में हम लोग को कैसे याद रखना है बच्चों, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा CHMORTT। CHM को बच्चों क्या बोलेंगे, केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक, टनाटन, ठीक है। केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक, टनाटन, ये क्या होता है बच्चों, C का मतलब होता है क्यूबिक, H का मतलब होता है बच्चों हेक्सागोनल, M का मतलब होता है मोनोक्लिनिक, O का मतलब होता है बच्चों आर्थोरोम्बिक, R का मतलब होता है रोम्बोहेड्रल, T का मतलब होता है टेट्रागोनल, और T का मतलब होता है बच्चों ट्राइक्लिनिक, ठीक है। तो बच्चों आप सबको पता है कि हमारे पास ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। यहाँ पे जो साइड है वो A है, B है और C है। यहाँ पे जो एंगल फॉर्म होगा वो अल्फा, बीटा एंड गामा होगा। तो बच्चों जो अल्फा है वह A और B साइड है उनके बीच में है, B जो बीटा है वह B और C के बीच में है, और जो गामा है वह A और C के बीच में है। तो बच्चों हमको देखना है कि ये इसमें से कौन सा क्रिस्टल सिस्टम है जो A और B और C को इक्वल करता है। तो जैसे अगर हम लोग पढ़ते हैं बच्चों, कोई घन की बात करते हैं, तो हमारा मान लीजिए ये घन है, ठीक है। इसमें एटम कहाँ कहाँ हो सकता है बच्चों, ये हमारा कॉर्नर है, ये हमारा कॉर्नर है, ठीक है। तो हम यही ले रहे हैं बच्चों। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये हमारा लेंथ हो गया, ये हमारा ब्रेड्थ हो गया, ये हमारा हाइट हो गया, या लेंथ ब्रेड्थ हाइट ले लीजिए। तो ये तीनों आपस में बराबर रहेंगे कि नहीं रहेंगे, दो बराबर रहेगा, तीसरा नॉट बराबर, तीसरा नॉट इक्वल रहेगा, और हो सकता है कि तीनों आपस में बराबर हो सकता है तीनों आपस में बराबर ना हो। तो उस बेसिस पे अगर देखा जाए बच्चों, तो हमारे ये 7 क्रिस्टल सिस्टम को कैसे बांटा गया है। तो आपको ये याद रखना है कि अगर बच्चों A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C, अगर तीनों आपस में बराबर रहेंगे तो बोलेंगे ऑल इक्वल, ऑल इक्वल। अगर बच्चों A इज नॉट इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C, तो इसे बोलेंगे नॉट इक्वल। और बच्चों अगर दो बराबर हो और तीसरा बराबर ना हो तो उसे बोलेंगे अदर। यही कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। अगर तीनों आपस में बराबर होते हैं, साइड तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं तो बोलेंगे ऑल इक्वल, तीनों बराबर नहीं होती हैं तो नॉट इक्वल। और बच्चों अगर दो बराबर होता है और तीसरा नॉट बराबर तो उसे हम लोग बोलेंगे अदर, ठीक है। तो अब हम लोग रखने जा रहे हैं इस चीज को। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। देखिए अब इसके लिए आप लोग याद रखोगे बच्चों, ए का मतलब बच्चों ऑल इक्वल, ऑल इक्वल का मतलब होता है ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। ओ का मतलब ए इज इक्वल टू बी बट नॉट इक्वल टू सी। एन का मतलब ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी। एन का मतलब ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी। ए का मतलब ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। ओ का मतलब ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू सी। एन का मतलब ए इज नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। क्लियर। इसी तरीके से बच्चों एंगल की भी बात करेंगे हम लोग।
322, 333, 0। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों हम लोग बोलेंगे यहाँ पे अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तो ये सारे कॉन्सेप्ट अभी आ जाएंगे बच्चों कि इन सबको कैसे लर्न करना है, तो एक ही बार आसानी से ट्रिक से याद कर सकते हो बच्चों। ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कोई भी एग्जाम देने जाओगे तो ये क्वेश्चन आपको पूछता है। तो ये 7 क्रिस्टल सिस्टम आपको याद होने चाहिए, और 7 क्रिस्टल सिस्टम याद करने के जो ट्रिक है बच्चों उसे हम लोग याद रखेंगे। केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक, टनाटन, क्यूबिक, हेक्सागोनल, मोनोक्लिनिक, ऑर्थोरोम्बिक, रोम्बोहेड्रल, टेट्रागोनल और ट्राइक्लिनिक। ठीक है, तो इस चीज को हम लोग समझेंगे और आसानी से हम लोग 7 क्रिस्टल सिस्टम को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब आते हैं हम लोग उन्हीं 7 क्रिस्टल सिस्टम पे। अब आराम से हम लोग सीखेंगे 1 बाय 1 करके। देखेंगे यहाँ पे 7 क्रिस्टल जो सिस्टम है उसमें पहला हमारा है घन, मतलब क्यूबिक। तो क्या होता है बच्चों कि जो हमारा घन होता है उसमें जो अक्ष हैं, अक्ष को मतलब हम क्या बोल रहे थे, वही जो साइड है वो आपस में बराबर होती हैं। तो बराबर होती हैं तो इसे हम बोलेंगे ऑल इक्वल। ऑल इक्वल बोलेंगे। यहाँ पे तीनों एंगल भी बराबर रहेंगे तो यहाँ पे बोलेंगे 3। ठीक है, और यहाँ पे जो ब्रेविस जालक जो बनाएंगे, ठीक है, वो अविभाज्य होंगे, उन्हें विभाजित नहीं किया सकता है। और ये फलक केंद्रित होंगे, अंतः केंद्रित 3 बनाएंगे ये। और इनके एग्जाम्पल हैं सोडियम क्लोराइड, यशद, ब्लैंड, कॉपर। ठीक है, अगला है बच्चों चतुष्फलकीय। चतुष्फलकीय में इसमें अदर बोलेंगे इसको। अदर क्यों बोलेंगे, क्योंकि इसमें 2 साइड बराबर है, तीसरा बराबर नहीं है। इसमें तीनों एंगल आपस में 90 डिग्री के हैं तो इसे हम लोग बोलेंगे 3। ये भी अविभाज्य है और अंतः केंद्रित 2 होंगे। ठीक है, ये सारा मैं बताऊंगा ये अंतः केंद्रित क्या है, इनके अंदर केंद्रित 2 कैसे हैं, ये 4 कैसे हैं, अविभाज्य 1 योग 14 अविभाज्य, ये सब क्या है, ये सब चीजें हम लोग बात करेंगे अभी। इनके एग्जाम्पल है स्वेटटीन, SnO2, TiO2, CSO4, कैल्शियम सल्फेट। विषम लंबाक्ष या सम चतुर्भुजी, इसमें तीनों आपस में बराबर नहीं रहेंगे। ठीक है, तो जब तीनों आपस में बराबर नहीं रहेंगे तो इसे बोलेंगे नॉट इक्वल। इसमें तीनों 90 डिग्री रहेंगे तो बोलेंगे 3। ये भी अविभाज्य होते हैं, फलक केंद्रित होते हैं और अंतः केंद्रित होते हैं, अंतः केंद्रित होते हैं, कुल मिलाकर 4 होते हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद अभी इस पे हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसमें क्या है, विषमबाक्ष गंधक है, विषम लंबाक्ष गंधक है, एग्जाम्पल KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट और बेरियम सल्फेट है। उसके बाद खड़भुजी की बात करेंगे तो खड़भुजी के लिए इसमें 2 बराबर होंगे और तीसरा बराबर नहीं होगा। इसमें तीनों एंगल आपस में 2 एंगल इसमें से 90 डिग्री होंगे और तीसरा 120 डिग्री होगा, तो इसे हम लोग बोलेंगे 2। हम ये 3 क्या लिखे हैं, 3 मतलब तीनों 90 डिग्री आपस में, तीनों आपस में 90 डिग्री, तीनों आपस में 90 डिग्री। यहाँ पे 2 आपस में 90 डिग्री लेकिन तीसरा 90 डिग्री नहीं है। यहाँ पे अविभाज्य 1 होंगे और योग टोटल मिलाकर 14। और इनका एग्जाम्पल है ग्रेफाइट, जिंक ऑक्साइड और कैडमियम सल्फाइड या CDS। ठीक, उसके बाद त्रिसमनताक्ष या त्रिभुजी, इसमें तीनों आपस में साइड बराबर रहेंगे, तो ये तो अदर में आ गया था क्योंकि इसमें 2 बराबर है, तीसरा बराबर नहीं है। इसमें तीनों बराबर हैं इसलिए बोलेंगे बच्चों ऑल इक्वल। उसके बाद ये तीनों अल्फा बीटा गामा आपस में बराबर रहेंगे लेकिन इसमें कोई 90 डिग्री नहीं रहेगा। ठीक है, ये तीनों आपस में बराबर रहेंगे। ठीक है, तो इसे हम लोग बोलेंगे 3 स्टार। मतलब अगर इसमें से कोई एक आपस में तो बराबर है लेकिन 90 नहीं होना चाहिए कोई। इसका मतलब है बच्चों कि अगर मान लीजिए ये 90 की जगह में 95 डिग्री है तो 95 डिग्री है तो 95 डिग्री तीनों होंगे 95 डिग्री, क्योंकि आपस में तो ये बराबर है लेकिन 90 उसमें से कोई नहीं है। ये अविभाज्य क्या, अविभाज्य है, इनकी संख्या 1 है। कैल्साइट है, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट या सिन्नेबार जिसको HGS बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद एक अंताक्ष है बच्चों। एक अंताक्ष में तीनों आपस में बराबर नहीं है, अल्फा गामा, इसमें से 2 एंगल 90 डिग्री है और तीसरा 90 डिग्री नहीं है, तो इसमें फिर से वापस से 2 बोलेंगे। तो मैंने बताया था 322, 333, बीच वाला 3 स्टार, फिर ये 0 हो जाएगा।
जो इसके पिछले वाले में ट्रिक बताया हूँ, उसको देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये अविभाज्य होते हैं, इसमें अंतः केंद्रित 2 होते हैं। उसके बाद बच्चों एक अंताक्ष गंधक है Na2 सोडियम सल्फेट, और अगला और लास्ट है बच्चों त्रिनताक्ष। त्रिनताक्ष में ये तीनों आपस में बराबर साइड में नहीं होंगे, तो बोलेंगे A इज नॉट इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C, यानी क्या बोलेंगे इसे, नॉट इक्वल, कोई भी आपस में इक्वल नहीं है, इसमें तीनों आपस में बराबर नहीं है और 90 डिग्री भी कोई नहीं है, ठीक है, कोई बराबर भी नहीं है। मतलब एक अगर रहेगा 60, दूसरा रहेगा 80 और तीसरा रहेगा 120, कोई आपस में बराबर नहीं है, ना तो कोई 90 डिग्री भी है। इसका मतलब इसे हम लोग बोलेंगे 0, और ये अविभाज्य होंगे और ये 1 होगा। इसका एग्जाम्पल है पोटेशियम क्रोमेट K2Cr2O7, कॉपर सल्फेट है, यानी इसको हम लोग बोलते हैं ब्लू विट्रियोल, और H3BO3, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे ये 7 क्रिस्टल सिस्टम हो गया बच्चों। इस तरीके से आप आसानी से इसको क्या कर सकते हैं, लर्न कर सकते हो। अब हम देखें जरा आगे, तो हमारा यहाँ पे मिल रहा है कि घन और त्रिभुजी, घन और त्रिभुजी यानी त्रिसमन्ताक्ष, ट्राइगोनल और रोम्बोहेड्रल समुदायों में 3 एकक किनारे, उसके बाद इनके जो अणु होते हैं वो समान लंबाई वाले होते हैं, किंतु शेष 5 समुदायों में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अंतराफलकीय यानी इंटरफेशियल कोण घन, चतुष्फलकीय टेट्रागोनल या चतुर्भुजी, और लंबाक्ष या समचतुर्भुजी आर्थोरोम्बिक और रोम्बिक समुदाय सभी में 90 डिग्री होते हैं, किंतु शेष 4 समुदायों में ऐसा नहीं होता है। कहने का मतलब ये है बच्चों कि जो आपने 7 क्रिस्टल सिस्टम पढ़ा है उसमें पूछता है कि सबसे ज्यादा सिमेट्रिकल कौन होता है, तो आप लोग घन वाला बोलेंगे, क्योंकि इसमें तीनों के तीनों साइड या भुजाएं आपस में बराबर थी और इनके एंगल भी आपस में बराबर थे, और कितने थे, 90 डिग्री के थे, 90 डिग्री के थे, ठीक है। उसी तरीके से अगर पूछा जाए तो ट्राइक्लिनिक वाला था, उसमें आपस में भुजाएं ना तो बराबर थी ना तो कोई एंगल बराबर था आपस में, इसलिए पूछा गया सबसे ज्यादा अविषम या असिमेट्रिकल कौन होगा, तो उसे आप लोग बोलेंगे ट्राइक्लिनिक। और सबसे ज्यादा सिमेट्रिकल कौन होगा बच्चों, वो हमारा होगा कौन सा, क्यूबिक वाला, ठीक है, वो आप याद रखेंगे। और बाकी कौन कौन आपस में, किनकी भुजाएं आपस में बराबर हैं और किनके आपस में एंगल बराबर हैं, ये बातें आप लोग क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं उस ग्राफ से, ठीक है। बच्चों अब हम बात करते हैं, ये देखिए आपका दिया हुआ है क्यूबिक यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को क्यूबिक। तो क्यूबिक में ये देखिए, ये आपका क्या है, ये A हो गया, ये B हो गया और ये B हो गया, ये पॉइंट P है कोई, A B C, ये तीनों आपस में क्या है, इक्वल है, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे हमने ये बोला कि यहाँ पे ABC ऑल साइड्स आर इक्वल लेंथ में, ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, ठीक है। तो जो क्यूबिक सिस्टम में है उनके एंगल भी आपस में बराबर होंगे और उनके साइड भी आपस में बराबर होंगे, तो इसे आप लोग याद रखोगे बच्चों, ये इसीलिए बोलते हैं इसको मोस्ट सिमेट्रिकल, ठीक है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि 3 एंगल्स चेंज्ड, अगर इनके जो एंगल्स हैं कौन कौन से, अल्फा बीटा और गामा, ये तीनों एंगल्स आपस में चेंज भी हो सकते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे कुछ न्यून कोण बना सकते हैं, कुछ अधिक कोण बना सकते हैं, ठीक है, कुछ राइट एंगल ट्रायंगल यानी 90 डिग्री बना सकते हैं। तो इनके ABC आपस में साइड बराबर हैं, ऑल साइड्स आर इक्वल लेंथ एंड एंगल, बट A अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा, ये भी आपस में बराबर है, लेकिन कोई भी इसमें एंगल बराबर, आपस में तो एंगल बराबर है लेकिन कोई भी इसमें से 90 डिग्री वाला एंगल नहीं है। तो ये इनके एग्जाम्पल हो, ट्राइगोनल रोम्बोहेड्रल का एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हम लोग देखें, अब इस वाले केस में क्या हो रहा है, इसमें वन साइड इज चेंज्ड, कह रहे हैं कि इसमें एक साइड चेंज कर दिया। तो यहाँ पे देखिए बच्चों A है, C है और B है, ABC है, टेट्रागोनल, और यहाँ पे देखिए A इज इक्वल टू B इज नॉट इक्वल टू C, मतलब दो तो बराबर है साइड लेकिन तीसरा साइड बराबर नहीं है, ठीक है। और सारे एंगल्स कितने हैं बोलिए, 90 डिग्री। कैसे एंगल पहचान रहा है, ये देखिए 90 डिग्री है, ये देखिए 90 डिग्री है, ये देखिए 90 डिग्री है, तो ये लोग आपस में 90 डिग्री बना रहे हैं, एंगल इक्वल है लेकिन साइड दो ठो इक्वल है, तीसरा नॉट इक्वल है। उसी तरीके से
अगर हम यहाँ पे बात करें बच्चों तो अल्फा बीटा और ये गामा, साइड की बात करेंगे तो ए बी और ये सी, ठीक है। तो ये आपस में बराबर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे एक फ्लो चार्ट बनाया हुआ है, इसमें आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो आपका ट्राइक्लिनिक वाला है इसमें कोई भी ना तो साइड बराबर है आपस में, ना तो एंगल बराबर है आपस में। तो इनको अलग अलग डायरेक्शन में आपको दिखाया गया है कि ये कितने तरीके से दिखाए जा सकते हैं। तो यहाँ पे ट्राइगोनल रोम्बोहेड्रल है बच्चों, दिखाया गया है। और यहाँ पे देखिए ए बी सी, इनका एक स्पेशल केस बताया गया है कि इसमें साइड दो ठो बराबर रहेंगे, तीसरा बराबर नहीं रहेगा। इसमें दो ठो एंगल 90 डिग्री रहेंगे और तीसरा 90 डिग्री न होकर कुछ और रहेगा, मतलब अदर टाइप में आएगा। 3 यूनिट सेल्स आर शोन टू गिव टू हेक्सागोन, ये हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बना रहा है। कैसे पता, ये चाहे नीचे वाला लीजिए चाहे ऊपर वाला लीजिए, देखिए हेक्सागोनल, ठीक है, ये हमारे हेक्सागोनल हो गए। और यहाँ पे आप लोग को दिखाई दे रहा होगा टेट्रागोनल, यहाँ पे आपको टेट्रागोनल दिखाई दे रहा होगा। लेंथ ऑफ अनदर साइड इज चेंज, अगर इसका एक साइड चेंज कर दिया जाए बच्चों तो यहाँ पे आप देखोगे आर्थोरोम्बिक बॉक्स की तरह दिखाई दे रहा है, आर्थोरोम्बिक बन जा रहा है। इसमें क्या है, तीनों साइड आपस में बराबर नहीं है। 3 साइड्स आर ऑफ डिफरेंट लेंथ, ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, 90 डिग्री तो है लेकिन कभी भी इनके साइड आपस में बराबर नहीं होंगे। अगर इसका कोई एक एंगल चेंज कर दिया जाए इस तरीके से तो ये मोनोक्लिनिक बन जाएगा। तो एक तो पहले से ही एंगल ऑल एंगल 90 डिग्री थे, अगर एक चेंज करने की वजह से ये सभी डिस्टर्ब हो गए, मोनोक्लिनिक बन गए, ठीक है। और ट्राइक्लिनिक में आप पढ़े थे कि ट्राइक्लिनिक में जो हमारा ये ट्राइक्लिनिक है इसमें न तो एंगल आपस में बराबर थे बच्चों, न तो हमारा एंगल आपस में बराबर था, न तो हमारा साइड आपस में बराबर था, ठीक है। ये हमारा क्या है, मोस्ट अनसिमेट्रिकल, ठीक है। तो इन बातों को आप ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पे बताई गई हैं कि अगर हमारे पास ट्राइक्लिनिक है तो ट्राइक्लिनिक के कंडीशंस आपको पता होना चाहिए। और ट्राइक्लिनिक के कंडीशन आपको पता है तो आप कौन कौन से क्यूबिक कैसे बन सकते हैं, ठीक है, ये आपका टेट्रागोनल कैसे बन सकता है, और ये आपका यहाँ पे ऑर्थोरोम्बिक कैसे बन सकता है, और यहाँ पे आपका ट्राइगोनल रोम्बोहेड्रल कैसे बन सकता है, इसके प्रीवियस वाले आपने स्लाइड में देखा होगा। और यहाँ पे आप हेक्सागोनल कैसे बना सकते हो, और यहाँ पे आपका मोनोक्लिनिक कैसे बन सकता है। तो 3 इधर हो गए बच्चों, 3 इधर हो गए, और एक हमारा ये ट्राइक्लिनिक है। तो 1 2 3 4 5 6 और ये हमारा बीच वाला हो गया बच्चों, ये 7 हो गया। कुल मिलाकर 7 क्रिस्टल सिस्टम यहाँ पर रिप्रेजेंट किए गए। तो आई थिंक इतनी सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी बच्चों। अब हम बात करेंगे बच्चों एकक कोष्ठिका या एकक सेल या इकाई कोष्ठिका या इकाई सेल या इसी को बोलते हैं यूनिट सेल, ठीक है। यूनिट सेल मतलब क्या होता है, तो आप बताएंगे कि वो बार बार रिपीट करने वाला वो रिपीटिंग यूनिट ही यूनिट सेल कहलाता है। जैसे एक घर बना हुआ है, उसमें एक बहुत बड़ा सा कारखाना है बच्चों, उस रूम में मान लीजिए कि कोई बॉक्स या मान लीजिए कोई कॉपी पेन या किसी भी तरीके का कोई एक पार्ट रखा हुआ है और वो बार बार रिपीट कर रहा है, उसी सेम का, उसी साइज का, सब कुछ इक्वल है, वैसे ही रखा गया है। तो उसमें से जब आप एक ठो निकालोगे, एक पोर्शन उसमें से निकालोगे, एक अवयव या एक कंपोनेंट निकालोगे, तो उस कंपोनेंट के बारे में जो स्टडी आप लोग करोगे बच्चों, उसी को हम लोग यूनिट सेल बोल रहे हैं, या एकक कोष्ठिका बोल रहे हैं, या एकक सेल बोल रहे हैं, या इकाई कोष्ठिका बोल रहे हैं, या इकाई सेल बोल रहे हैं, ठीक है। तो किसी क्रिस्टलीय पदार्थ का वह लघुत्तम भाग जो कि उस क्रिस्टल की संपूर्ण ज्यामिति की व्याख्या करता हो तथा जिसे बारंबार बोले ना, बार बार दोहराने से संपूर्ण क्रिस्टल का निर्माण भी हो जाए, एकक कोष्ठिका कहलाती है। एक एकक सेल संपूर्ण क्रिस्टल का छोटा सा चित्र होता है। एक एकक सेल की भुजाओं की लंबाई ए, बी और सी है और भुजाओं के युग्म BC, CA और AB के मध्य कोण क्रमशः कौन कौन से होंगे बच्चों, अल्फा, बीटा और गामा होंगे। अल्फा, बीटा और गामा, ये अल्फा, बीटा, गामा मतलब A, B, B, C और C, A के बीच में दिखाई देगा। तो अगर हम बात करेंगे समन्वय संख्या या कोऑर्डिनेशन नंबर की, तो ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं बच्चों कि A, B, C हम साइड को बोलेंगे, अल्फा, बीटा, गामा जो हमारे साइड है उनके बीच में एंगल क्या होगा उसको हम लोग देखेंगे। तो हमारा
अब ये नया जो टॉपिक है वो हमारा है कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर होता क्या है? तो कोऑर्डिनेशन नंबर वो नंबर होता है जिसको मेन जो सेंटर में एटम है उसको कितने लोग सराउंड करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई क्रिस्टल सिस्टम है या कोई जाल है, उसके बीचों बीच एक एटम रख दिए गए, उसके सराउंडिंग में जितने लोग टच किए रहते हैं उसी को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, वो हमारे एटम कहाँ कहाँ पे हो सकते हैं बच्चों? तो या तो कॉर्नर पे हो सकते हैं, कोने पे हो सकते हैं, या हमारे फलक के सेंटर पे हो सकते हैं, केंद्र पे हो सकते हैं। फलक क्या होता है? फेस पे। या हमारे बॉडी के पूरे रूम के बॉडी के सेंटर पे रखे जा सकते हैं, या हमारा जो एड्ज है उसके सेंटर पे रखा जा सकता है, या हमारे कॉर्नर पे रखे जा सकते हैं। तो इनके अलग अलग पोजीशन होते हैं। तो कहाँ पे रखे जाएंगे, कहाँ पे नहीं रखे जाएंगे, और रखने के बाद जितने लोग उन्हें टच किए रहेंगे उस एटम को उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कहेंगे। ठीक है, तो समन्वय संख्या कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है बच्चों? तो किसी क्रिस्टलीय संरचना, देखिए बार बार क्रिस्टलीय संरचना आ रहा है क्योंकि हम लोग क्रिस्टलीय की बात कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो क्रिस्टलीय संरचना में कोई एक कण जितने अन्य कणों को स्पर्श करता है वह संख्या उस क्रिस्टल की समन्वय संख्या कहलाती है। ठीक है, जैसे अगर मैं आपसे बोलूं बच्चों कि जैसे मैं अगर आपसे बोलूं कि इसको देखिए, बीच वाले को, इस बीच वाले को देखिए, इसको टच करने वाले कितने हैं? एक तो यहां टच किया, एक यहां टच किया, एक यहां टच किया और एक यहां टच किया। इसको टच करने वाले कितने हैं? 1 2 3 4। इसीलिए इसका हो जाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर बच्चों 4 हो जाएगा। इसका समन्वय संख्या कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अगर इसी तरीके से बच्चों अगर हम दूसरा लें, यहां पे देखिए, यहां देखेंगे जो बीच वाला है बच्चों, बीच वाले को सराउंड करने वाले 1 2 3 4 5 6। ये जो बीच वाला हमारा एटम है उसको सराउंड करने वाले कितने लोग हैं? 6 लोग। इसलिए इसके कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अभी इस पे हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। वापस आते हैं अपने पॉइंट पे। कोऑर्डिनेशन नंबर आपको समझ में आ गया होगा बच्चों कि जितने लोग उसको किसी एटम को सराउंड किए रहते हैं, उनके टच में रहते हैं, स्पर्श करते हैं, वही उसका क्या कहलाता है? कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाता है। अब हम बात करते हैं नंबर 1 पे, संकुल दक्षता। संकुल दक्षता की बात करेंगे। ठीक है, तो संकुल दक्षता या संकुल गुणांक की बात करेंगे, पैकिंग इफिशियंसी या फ्रैक्शन। ठीक है, तो पैकिंग इफिशियंसी या फ्रैक्शन ये होता क्या है? तो होता क्या है बच्चों, जब एटम, मॉलिक्यूल या आयंस जब आपस में कोऑर्डिनेट इस तरीके से करते हैं कि उनके एक जाल लाइक स्ट्रक्चर बन जाते हैं। तो होता क्या है कि बहुत सारे ऐसे एटम है जो बहुत पास पास रहते हैं, तो उसमें हम लोग जांच करते हैं, चेक करते हैं कि इनकी इफिशियंसी कितनी है, इनके जो एटम्स हैं, इनके जो मॉलिक्यूल्स हैं, वह जो अरेंज हो रहे हैं उनका पैकिंग इफिशियंसी कितना है, कितनी क्षमता, कितनी मजबूती से एक दूसरे को जुड़े हुए हैं। समझ रहे होंगे आप लोग किस तरीके से एटम आपस में जुड़े हुए हैं, किस तरीके से एटम्स या मॉलिक्यूल आपस में कितना जो है कि स्पेस है उनके बीच में। कभी कभी होता है कि हम लोग देखते हैं कि एटम पास पास में हैं, उनके पास बिल्कुल भी स्पेस नहीं है। उसी को निकालने के लिए जो हम लोग इफिशियंसी देखते हैं उसे हम लोग बोलते हैं पैकिंग इफिशियंसी। क्यों पैकिंग की बात करते हैं बच्चों? क्योंकि सॉलिड के लिए या ठोस अवस्था के लिए हम लोगों को पैकिंग देखना जरूरी होता है कि उनका टाइट पैकिंग है तो पैकिंग में कितना स्पेस बचा हुआ है,
उनकी पैकिंग इफिशियंसी में कितनी जगह बची हुई है, क्या वो परफेक्ट पैकिंग कर रहे हैं, क्या वह इम्परफेक्ट पैकिंग कर रहे हैं। तो इन सारे पैकिंगों के लिए जो इफिशियंसी लगानी पड़ती है उसे हम लोग बोलते हैं पैकिंग इफिशियंसी। तो बच्चों कैसे हम लोग देखते हैं, संकुल दक्षता या संकुल गुणांक। पैकिंग इफिशियंसी क्रिस्टलीय संरचना में परमाणु के द्वारा घेरा गया आयतन तथा एकक कोशिका के आयतन के अनुपात को ही संकुल दक्षता कहते हैं। तो संकुल दक्षता क्या होता है, संकुल दक्षता किसे हम लोग बोलेंगे, या पैकिंग एफिशिएंसी क्या होता है। तो अगर हमको पता है कि हमारा एक क्रिस्टल जाल बना रहा है स्ट्रक्चर, उस क्रिस्टल जाल में कितना वॉल्यूम ऑक्युपाइड किया हुआ है, ठीक है, किसमें, उस यूनिट सेल में, तो उस यूनिट सेल में कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई किया गया है, वही हमारा दक्षता या वही हमारा संकुल दक्षता या संकुल गुणांक, या उसी को हम लोग बोलेंगे बच्चों पैकिंग इफिशियंसी। तो पैकिंग इफिशियंसी में हम लोगों के कई टाइप्स होंगे, उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अगला वाला जो लेक्चर है बच्चों वो बहुत ही बेहतरीन होगा आप लोगों के लिए, क्योंकि उसमें हम लोग कैसे डिराइव करते हैं, कैसे स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करते हैं, कितने वॉल्यूम ऑक्युपाई करेंगे, कितने जगह स्पेस बचेंगे, कितना ऑक्युपेंसी होगा, कितना नॉन ऑक्युपेंसी होगा, ये सारी बातें हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो याद रखिए आप लोगों के लिए जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वह मिस मत करिएगा। आप लोग को जो भी टाइमिंग ड्यूरेशन बताया गया है उस समय पर आप लोग अगले लेक्चर के लिए तैयार रहिएगा। थैंक यू सो मच।